आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के नागरिक की, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 2 की, जिसमें नागरिकता की बात कही गई है। भारत का नागरिक कौन है और कैसे उन्हें नागरिकता मिलती है या उनकी नागरिकता समाप्त क्यों हो जाती है और किन कारणों से होती है। इस विषय पे आज के वीडियो में हम बात करेंगे। यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित विषयों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 2 जो कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है, नागरिकता से संबंधित है। यह बताता है कि भारत का नागरिक कौन होगा और नागरिकता कैसे प्राप्त या समाप्त हो सकती है। इससे पहले जान लें कि नागरिकता क्या है। तो नागरिकता एक कानूनी पहचान है जो व्यक्ति को किसी देश का सदस्य बनाती है और उसे उस देश के सभी मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और सुविधाओं का लाभ देती है। बात करते हैं अनुच्छेद 5 की, जो कि इसका प्रथम अनुच्छेद है। तो कहता है अनुच्छेद 5 के अनुसार 26 जनवरी 1950 यानी जब संविधान लागू हुआ को भारत का नागरिक कौन होगा, इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। वो शर्त क्या थी? तो वो शर्त है ये: जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत में जन्मा हो या जिनके माता पिता भारत में जन्मे हों, जो उस दिन भारत में सामान्य रूप से रह रहे थे, यानी कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत में जन्मा था या जिनके माता पिता भारत में जन्मे हों या उस दिन भारत में सामान्य रूप से रह रहे थे, यानी कि पहले से भारत में इस दिन तक वो सामान्य रूप से रह रहे थे, तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1950 में भारत में रह रहा था और उसकी या उसके माता पिता की जड़ें भारत से जुड़ी थी, तो वो भारत का नागरिक माना गया। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता की बात करता है। ये कहता है जो लोग भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए वे भारतीय नागरिक माने जाएंगे या नहीं। तो अनुच्छेद इसी सवाल का जवाब देता है। यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो और भारत में अस्थायी रूप से रहने का इरादा रखता हो, अस्थायी रूप से रहने का इरादा रखता हो या यहाँ बस गया हो, तो वह भारतीय नागरिक माना जाएगा। अगर वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो तो उसे सरकार से प्रवास प्रमाण पत्र यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा, तभी उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी। अब क्यों जरूरी है अनुच्छेद 6? तो यह बंटवारे के समय के शरणार्थियों को सुरक्षा और सम्मान देता है, इसके लिए ये जरूरी थी। यह बताता है कि भारत कानून और करुणा दोनों को महत्व देता है। बात करते हैं अनुच्छेद 7 की, जो पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता का नियम है, यानी कि भारत के विभाजन के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए थे कि वहाँ जाके वहाँ बस जाएंगे और बाद में चल के अगर वो वापस आते हैं तो उनको कैसे नागरिकता मिलेगी, तो इसकी बात इसमें कही गई है। ये कहता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे क्या वे भारत के नागरिक माने जाएंगे? अनुच्छेद 7 इसी प्रश्न का उत्तर देता है। यदि कोई व्यक्ति कब? तो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली,
तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। लेकिन एक अपवाद है, अगर वह व्यक्ति भारत में कानूनी रूप से वापस आया हो, भारत सरकार से प्रवासन प्रमाण पत्र यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया हो, तो वह व्यक्ति फिर से भारतीय नागरिक बन सकता है। अनुच्छेद 8 की बात करते हैं, जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए है। यह कहता है कि जो लोग भारत से बाहर यानी कि विदेशों में रह रहे थे, उन्हें नागरिकता मिलेगी या नहीं, इसकी बात ये करता है। अनुच्छेद 8 इसका समाधान बताता है। यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर यानी कि विदेश में रह रहा था, लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे थे और उसने वहाँ विदेश में यानी कि स्थित भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट में जाकर भारत का नागरिक बनने के लिए पंजीकरण करा लिया, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 9 की, जो कि दोहरी नागरिकता से संबंधित है। अगर कोई भारतीय विदेश की नागरिकता ले लेता है, तो क्या वह अभी भी भारत का नागरिक रहेगा या नहीं? तो इस प्रश्न का जवाब है अनुच्छेद 9। ये कहता है, यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली हो, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। मान लीजिए कि कोई भारतीय अमेरिका जाकर यूएस सिटीजनशिप ले लेता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी भारत में दोहरी नागरिकता यानी ड्यूअल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 10 की बात करें तो ये नागरिकता का निरंतरता अधिकार की बात करता है। भारत के नागरिक कौन बने रहेंगे और उनकी नागरिकता कब तक बनी रहेगी, अनुच्छेद 10 इसका सीधा और स्पष्ट जवाब देता है। जो लोग संविधान के अनुसार भारत के नागरिक हैं, यानी कि अनुच्छेद 5 से 9 तक, वे तब तक भारतीय नागरिक बने रहेंगे जब तक कि संसद किसी कानून द्वारा उनकी नागरिकता समाप्त या नियंत्रित नहीं कर दे। यानी नागरिकता का अंतिम अधिकार संसद के हाथ में है। अनुच्छेद 10 अस्थायित्व और सुरक्षा देता है, यानी नागरिकों की नागरिकता स्थिर है। नागरिकता से जुड़े हर परिवर्तन सिर्फ संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत होगा। साथ ही नागरिकता खोने या छीनने की स्थितियां भी निर्धारित की गई हैं। इस अधिकार के तहत संसद ने बाद में नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जिसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और अधिग्रहण से नागरिकता पाने के नियम बनाए गए। साथ ही नागरिकता खोने या छीनने की स्थितियां भी निर्धारित की गई। अनुच्छेद 11 की बात करें तो अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता से जुड़े विषयों पर कानून बना सके। संसद को यह शक्ति है कि वह कानून बनाकर यह तय करे कि भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कौन सी स्थिति में नागरिकता खोई जा सकती है, नागरिकता कब और कैसे छीनी जा सकती है। नागरिकता से जुड़े अन्य सभी पहलुओं को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, इस विषय पे भी ये अनुच्छेद 11 बताता है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 10 ने सिर्फ शुरुआती नागरिकता यानी कि 1950 में तय की थी, लेकिन नागरिकता हमेशा एक जैसा मुद्दा नहीं रहता।
आने वाले समय में नए नए नियमों की ज़रूरत हो सकती थी। इसलिए संविधान ने कहा अब संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के विषय में विस्तृत कानून बनाए। नागरिकता अधिनियम 1955 ये क्या है? ये संविधान के अनुच्छेद 11 ने संसद को अधिकार दिया कि वह नागरिकता से जुड़े विषयों पर कानून बनाए। इसी आधार पर संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया। यह कानून बताता है कि भारतीय नागरिकता कैसे मिलेगी और कैसे खोई जाएगी। इस कानून में समय समय पर कई संशोधन हुए, जो 1986, 2003, 2005 और 2019 में हुआ। अब बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार क्या हैं। तो उसमें सबसे पहला आधार है जन्म से, यानी कि बाई बर्थ। ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 से 1987 के बीच में भारत में जन्मा हर व्यक्ति स्वतः नागरिक होगा। तो वहीं 1987 से 2004 की बात करें तो माता पिता में से कोई एक भारतीय होना जरूरी था, यानी कि जो बच्चा जन्म लेगा तो वो भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके माता या पिता में से कम कोई एक भारतीय नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद यह कानून बदल गया और इसमें कहा गया कि कम से कम माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए और दूसरा गैर कानूनी प्रवासी नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई अन्य देश से भागा हुआ भगोड़ा नागरिक नहीं होना चाहिए। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों और शत्रु देशों के बच्चों का भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। दूसरा है वंश से। यह कहता है कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 के पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। पुनः एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है, साथ ही वह किसी अन्य देश का भी नागरिक है, तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब तक कि वह अन्य देश की नागरिकता का परित्याग वयस्क होने के 6 माह के अंदर नहीं करता है। तीसरा है पंजीकरण से, यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन। कुछ विशेष श्रेणियों के लोग जैसे भारतीय मूल के विदेशों में बसे लोग या भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले विदेशी भारत सरकार से आवेदन कर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं चौथा है प्राकृतिककरण से, यानी कि बाय नेचुरलाइजेशन से। कोई विदेशी व्यक्ति या ये व्यक्ति अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए यदि कम से कम 11 साल भारत में सामान्य रूप से रह रहा है तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह अवधि कम भी की जा सकती है। अंतिम है
क्षेत्र में के सम्मिलन से। यदि भारत में कोई नया क्षेत्र जुड़ता है, जैसे 1961 में गोवा, दमन दीव, ये तो वहाँ के लोग स्वतः भारतीय नागरिक बन जाएंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आने वाले समय में यदि कोई देश, मान लिए नेपाल, भारत में शामिल होता है तो नेपाल के सभी नागरिक स्वतः भारत के नागरिक बन जाएंगे। अब बात करते हैं भारतीय नागरिकता खोने के 3 आधार। तो इसमें सबसे पहला है त्याग। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ना चाह रहे हैं तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो वहीं दूसरा है नागरिकता की समाप्ति। यदि कोई भारतीय स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले, हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगा जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत के अलावा किसी अन्य देश में जाके बस जाए और वहाँ की नागरिकता ले लेगी तो वह स्वतः भारत का नागरिक नहीं रहेगा, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा है नागरिकता से वंचित करना। सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है यदि वह धोखाधड़ी से नागरिकता ले या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। अब हम बात करेंगे PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल का व्यक्ति। PIO कार्ड उन लोगों को दिया जाता था जो भारत के नागरिक नहीं थे, लेकिन उनके पूर्वज भारत में पैदा हुए थे और वे विदेशों में अस्थायी रूप से रह रहे थे। PIO धारक को मतदान का अधिकार, सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद नहीं मिलते थे। अंततः 2015 में PIO को OCI में मिला दिया गया। इसका लाभ क्या होता था? तो 15 साल तक भारत में वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती थी। भारत में संपत्ति खरीद सकते थे, कृषि भूमि को छोड़कर। भारत आने जाने पर आसानी थी, वो जितनी बार भी आ सके जा सके। OCI की बात करें, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रवासी नागरिक, तो यह योजना 2005 में शुरू की गई। यह भारतीय मूल के विदेशियों को दी जाती थी जिनके पूर्वज भारत में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली। यह पूर्ण नागरिकता नहीं है, बल्कि सिर्फ विशेष दर्जा है। इससे उन्हें क्या लाभ मिलता था? तो जीवन भर के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा, यानी भारत आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। तो वहीं भारत में पढ़ाई, व्यापार और संपत्ति, कृषि भूमि को छोड़कर रखने का अधिकार भी था उन्हें। लंबे समय तक भारत में रहने पर पंजीकरण की जरूरत नहीं थी। इसकी सीमा की बात करें तो मतदान का अधिकार, संसद विधानसभा की सदस्यता, संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, गवर्नर आदि, कृषि भूमि खरीदने का अनुमति, ये सब नहीं था। अब बात करते हैं CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। CAA संसद द्वारा दिसंबर 2019 में पारित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य कुछ विशेष शरणार्थियों को नागरिकता देना था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यह सुविधा केवल उन लोगों को मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके थे। इनके लिए नागरिकता पाने की न्यूनतम अवधि 11 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई। सरकार का तर्क, यह अधिनियम धार्मिक उत्पीड़न से भागे लोगों की मदद के लिए है। तो ये था सिटीजनशिप यानी भारतीय संविधान का भाग 2। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे संबंधित यदि आपके कुछ प्रश्न हों तो हमें कमेंट ज़रूर करें। साथ ही इसके नेक्स्ट वीडियो में नागरिकता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, उससे संबंधित एक वीडियो बनाया जाएगा। तो यदि आप उसे देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आते ही आपको मिल जाए।